नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बात करेंगे मोहन यादव के विजन की। दरअसल राज्य में निवेश कैसे बढ़ाना है, कैसे निवेशकों को अपने राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करना है, यह अगर सीखना है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सीखिए। सीएम मोहन यादव लगातार इस कवायद में रहते हैं, कैसे मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े। उन्हें जहां भी इसकी संभावना दिखती है वहां निकल पड़ते हैं। इन्हीं निवेश की संभावनाओं की तलाश में मुख्यमंत्री मोहन यादव पूर्वोत्तर के राज्य असम पहुंचे हुए हैं, जहां वो रविवार को पूर्वोत्तर के उद्योगपतियों के साथ साथ भूटान के निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। नॉर्थ ईस्ट से कैसे हमारा कनेक्शन जुड़ सकता है, क्या संभावनाएं हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश की हर वो संभावना की तलाश में रहती हैं जिसमें थोड़ी भी गुंजाइश हो। प्रदेश के तेज आर्थिक विकास के लिए सीएम मोहन यादव लगातार प्रयास में रहते हैं। राज्य के उद्योगपतियों से रीजनल स्तर पर इन्वेस्टर समिट तो करते ही रहते हैं, देश विदेश में जाकर भी निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब मोहन यादव की नजर देश के पूर्व उत्तर राज्यों के निवेशकों पर है, जो मध्य प्रदेश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। इन्हीं संभावनाओं की तलाश में सीएम मोहन यादव शनिवार को असम पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन किए और प्रदेश की उन्नति की कामना की। दरअसल मोहन यादव अपने मिशन निवेश के तहत पूर्व उत्तर के राज्य असम पहुंचे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 2 दिन के असम दौरे पर है। सीएम का ये दौरा उत्तर पूर्व भारत से मध्य प्रदेश में निवेश लाने की एक और कवायद है। सीएम ने शनिवार को गुवाहाटी में मां कामाख्या का आशीर्वाद दिया, फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। यहाँ सीएम ने एमपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाथियों के प्रबंध की जानकारी ली। रविवार को गुवाहाटी में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर पूर्व के उद्योगपतियों से सीएम 1-to-1 चर्चा करेंगे। इंटरैक्टिव सेशन में भूटान के निवेशक भी शामिल होंगे। इस समिट में फार्मा, चाय और सीमेंट उद्योगों पर फोकस रहेगा। सीएम हेमंत बिस्वा से भी मोहन यादव मुलाकात करेंगे और गुवाहाटी में असम सरकार के लिए सीएम रोड शो भी करेंगे। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट की दृष्टि से हम अपना इन्वेस्टमेंट के लिए पूर्वोत्तर में यहाँ रोड शो करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। और पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश और असम और मध्य प्रदेश में व्यापार की बड़ी संभावना है सभी क्षेत्रों में। ऐसे में आज मैं यहाँ माँ के दर्शन करने भी आया हूँ। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी हाथी आ गए हैं अब अपने यहाँ, लेकिन हाथियों की बड़ी संख्या होने से भविष्य में उनका प्रबंधन कैसे करें, हमारे वन्य प्राणी को जानने वाले जिज्ञासुओं का पर्यटन के माध्यम से वन्य पर्यटन से उनको कैसे जोड़ें, यहाँ के व्यापारियों से बात करके मध्य प्रदेश और आसाम के बीच व्यापार व्यवसाय का संबंध कैसे बढ़े। अलग अलग क्षेत्र में बहुत संभावना। मैं कल सीएम से भी मिलने वाला हूँ। हमारी सरकार मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोनों राज्यों के और संबंध मजबूत हो इस दिशा में काम करेंगे। मध्य प्रदेश के विकास के नजरिए से असम समेत उत्तर पूर्व के कई राज्य काफी अहम हैं। सीएम मोहन यादव इस बात को भलीभांति जानते हैं कि मध्य प्रदेश के विकास की भूटान समेत पूर्व उत्तर के राज्य बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कई ऐसे उद्योग सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं जिनकी संभावनाएं मध्य प्रदेश में भी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अब पूर्व उत्तर के राज्यों पर फोकस किया। सीएम मोहन अपने विकास मॉडल के जरिए रविवार को गुवाहाटी में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर लुभाने में कामयाब होंगे, इसकी काफी हद तक उम्मीद है। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, देश के हर कोने में पहुंचने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट से भी अब एक व्यापारिक रिश्ता हमारा मजबूत हो, इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सचिन वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सचिन जी, सबसे पहले हमने देखा कि फॉरेन से रिश्ते जोड़े, इसके बाद कई मुख्यमंत्री के 2 फॉरेन के दौरे भी हुए, कई देशों को उन्होंने कवर किया। हमने देखा देश के अंदर चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, वहाँ उनके दौरे हुए हैं और अब नॉर्थ ईस्ट में मुख्यमंत्री की कोशिशें हैं। कैसे नॉर्थ ईस्ट को मध्य प्रदेश से जोड़ेंगे, क्या संभावनाएं हैं दोनों रीजन्स की आपस में? देखिए 1962 में जब चाइना ने
इंडिया के ऊपर अटैक किया था, तो उस समय नेहरू जी ने आसाम को से अपनी सेना को वापस बुला लिया था और आसाम में रेडियो पे संदेश दे दिया था कि हम बड़े दुखी मन से आपको छोड़ रहे हैं। तो वो जो एक कड़वाहट वहाँ के लोगों के अंदर जो बसी हुई थी, उसको मोदी सरकार ने जो है अलग मंत्रालय बनाकर प्रमुखता के साथ में वहाँ पर विकास को सुनिश्चित करने का जो प्रयास किया है, तो उसके बाद से जो नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोग्रेस हो रही है, जैसे वहाँ प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहाँ पर है, वहाँ से अखरोट जो है वो बाहर सप्लाई होता है, वहाँ से जो अनानास है वो बाहर सप्लाई होता है। तो इस तरह से जो जड़ी बूटियाँ हैं कई तरह की, वो वहाँ से सप्लाई होती है बाहर। तो इस तरह से जो प्राकृतिक संसाधन है, हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा काम है वहाँ पर, और हैंडलूम्स और जो मुगा सिल्क जो होता है वहाँ पर, जो 100% यूवी प्रोटेक्टिव एक ही जो है क्लॉथ होता है, एक ही फैब्रिक होता है जो मुगा सिल्क के नाम से फेमस है, और वो सिर्फ आसाम में होता है। तो ये सारी जो जो संभावना है, टी गार्डन्स हैं, उसका बाहर जो है निर्यात होता है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर जो एक राज्य है, जिसे मोदी जी अष्टलक्ष्मी कहते हैं, इस अष्टलक्ष्मी के साथ में हम जो है एक व्यापारिक संबंध जोड़ना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, और मध्य प्रदेश में जिस तरह के और भी जिस तरह से हम व्यापार और व्यवसाय के सारे आयामों को छूने का प्रयास कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में लोग आएँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर जो है बीना रिफाइनरी भी है। तो इस तरह से जो भी हमारे प्रदेश के विकास के लिए जो भी निवेश किया जा सकता है, उसके सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी हेतु माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने जो है वहाँ पर एक निवेश के लिए लोगों से मुलाकात की है, और इन्वेस्टर्स के साथ में भूटान के भी जो लोग हैं, जो वहाँ के निवेशक हैं, उनके साथ में भी वो मीटिंग कर रहे हैं। और एक मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ में किस तरह से हम आपस में समन्वय बिठाकर व्यापार व्यवसाय से अपना नाता और मजबूत कर सकते हैं, उसके सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ सत्यप्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिमांशु खरे जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु जी वाइस प्रेसिडेंट हैं फिक्की के। हिमांशु जी, व्यापारिक तौर पर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो कि जिसमें अपार संभावनाएं हैं, उनके निवेशकों को मध्य प्रदेश आमंत्रित करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री गए हैं। ये जो पूरा दौरा है, इसमें कौन कौन से सेक्टर प्रमुखता से देखे जाएं जहां पर मध्य प्रदेश और आसाम के बीच जो है एक रिश्ता बन सकता है व्यापारिक? देखिए, ये पहल तो निस्संदेह तारीफ योग्य है। और आज असम में, वो भी प्रोग्रेसिव स्टेट है, हमारे साथ में असम में देखिए पर्यटन की संभावनाएं हैं दोनों स्टेट के बीच में। बांस वहाँ बहुत होता है, बैम्बू को लेकर भी हम लोग, और यहाँ पे भी बहुत बैम्बू होता है मध्य प्रदेश में, तो बैम्बू रिलेटेड, लकड़ी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स, प्लाई इंडस्ट्री इसमें आ सकती है। फार्मास्यूटिकल्स में, वनोपज में, एग्री में भी असम बहुत रिच है, मध्य प्रदेश भी रिच है। तो बायलैटरल ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत है। पेट्रोलियम को भी हम लोग को ध्यान रखना होगा, इसमें भी बहुत प्रचुर संभावनाएं हैं असम के लेकर। और पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एक्चुअली जो एक रेयर अर्थ मिनरल्स की भी बात आ रही है, फिर वहां बात आ रही है कि मिनरल्स और ओर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों स्टेट्स के बीच में इन्वेस्टमेंट के कॉर्डियल रिलेशंस स्थापित हो सकते हैं। और ये पूरे ब्रांडिंग का पूरा मसला है कि हमारे मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग पूरे भारतवर्ष में किस तरह से अच्छे से की जाए, जिससे निवेशकों का विश्वास और ट्रस्ट जो है मध्य प्रदेश में कायम हो सके। और इसके लिए प्रदेश शासन जो उसमें भरसक प्रयास कर रहा है, तो इंडस्ट्री सेक्टर को लगता है कि ये एक बहुत जल्दी ही हम लोग एक अच्छे जीडीपी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन खास तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने की, मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी का जो इशू है, खास तौर पे एयर कनेक्टिविटी का, छोटे छोटे हमारे जो जगह हैं उनसे फ्लाइट कनेक्टिविटी में इश्यूज बहुत हैं। आज असम से कोई भी आदमी चाहे कि जबलपुर आए, भोपाल आए, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमको पैरेलली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी को भी बहुत इंपॉर्टेंटली ट्रीट करना होगा। नॉर्थ ईस्ट की तरफ न ट्रेन बहुत अच्छे से हैं, न फ्लाइट्स अच्छे से हैं, तो हमें नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ताकि
कम से कम समय में निवेशक यहाँ आकर अपनी बात रखकर और जा सके। ठीक, सत्यप्रकाश जी, एक और जो इम्पोर्टेंट इशू निकलकर सामने आया, व्यापारिक तो आया ही, वाइल्ड लाइफ को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हाथियों का प्रबंधन सीखना चाहते हैं, और क्योंकि ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक ज्वलंत मुद्दा है कि यहाँ पर हाथी जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, या वो हम कहते हैं हाथी मानव द्वंद्व, वो उसमें भी क्या असम हेल्प कर सकता है हमें? देखिए, अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मध्य प्रदेश साथ ही इसके एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ का दोनों ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ना केवल जो हमारी फसलें हैं उनके नुकसान का चैलेंज झेलता है, बल्कि कई लोगों की जानें भी इस कॉन्फ्लिक्ट में चली जाती हैं। ऐसे में आपको याद होगा, कुछ ही महीने पूर्व मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए उन्होंने एक टीम भी बनाई है। क्या स्टडी की जा सकती है, क्या प्लान किया जा सकता है, देश और देश के बाहर भी हम मध्य प्रदेश की टीम को भेजेंगे और वहां से स्टडी करके वहां जिस प्रकार से जहां बहुतायत में हाथी पाए जाते हैं वहां पर कैसे वहां मैनेज किया जाता है उसको यहां इंप्लीमेंट करेंगे। इस दिशा में भी देखिए, आप जानते हैं कि देश के अंदर एलिफेंट असम में है। देखिए, असम में 3 सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है और फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हैं। इन पर काफी पोटेंशियल वहां है। मध्य प्रदेश ने जिस दिन से इस साल यानी 2025 को इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट ईयर घोषित किया है, तब से उसका यह प्रयास है कि जहां चाहे देश में या विदेश में मध्य प्रदेश के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो पोटेंशियल दिखेगा वहां सब प्रयास किए जाएंगे। उसी का नतीजा है कि देश से बाहर मुख्यमंत्री ने कई, आपने देखा, विजिट्स किए और उन विजिट्स के बाद पीएम मित्रा पार्क देश में 7 हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश में लॉन्च हो गया है। साथ ही अराउंड 75% से ऊपर लैंड भी चली गया। नहीं, लो इंटरेस्टेड जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने आकर इतना इंटरेस्ट दिखाया है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश वो सब करने की तरफ बढ़ रहा है जिससे ये स्टेट एक इंडस्ट्रियल हब बने। अब आप कहेंगे कि आसाम जाने का क्या मतलब है, तो मैंने आपको बताया कि 3 सेक्टर्स वहां के बहुत स्ट्रांग हैं। अगर वहां पर देखिए, दवाएं कोई वहां हर चीज तो मिलती नहीं है कि दवाएं वहां बन रही, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहां दवाएं बना सकता है, मध्य प्रदेश भी इन 2 सेक्टर्स यानी हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर, साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर पर गजब का फोकस किया हुआ। ये कहीं ना कहीं उसी में ग्रोथ लाने की तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो टूर है 2 दिनी, वो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि आपको ये जानकारी होगी कि अभी तक कई इन्वेस्टर समिट हुए, लेकिन इतना फोकस मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा मध्य प्रदेश में। सही। हर हर महीने क्या, हर 7 दिन में एक इवेंट इससे रिलेटेड होता है। इससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के बारे में ये पता लगता है कि वो केवल ये दिखाने के लिए नहीं बल्कि धरातल पर लाने के लिए प्रयास है, जो ना केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में करेंगे बल्कि 2 चीजों में बड़ा फायदा इस प्रदेश को होगा। एक तो यहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें एक बड़ा बूम आएगा, दूसरा एक बड़ा चैलेंज जो सामने दिखता है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको सॉल्व करने की तरफ ये जो प्रोग्राम है बड़ा फायदेमंद साबित होने की स्थिति में आ सकता है। ठीक, सचिन जी, आपने जिक्र किया कि हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक मंत्रालय बनाया, और ये इत्तेफाक है इस वक्त जब हम रिश्ते उनसे मजबूत करना चाह रहे हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो जिम्मेदारी भी है। उससे कुछ फायदा लगता है कि प्रदेश को मिलेगा और ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने में कुछ सहूलियत होगी? देखिए, जैसे मैंने बताया था कि मूगा सिल्क होता है जो सिर्फ आसाम में होता है, वहीं कल्टीवेट होता है,
उसको का जो है कल्टीवेशन अब जो है वो पचमढ़ी में हो रहा है। पचमढ़ी में हम चूंकि वहाँ का मौसम और वहाँ की जो है बनावट वहीं पहाड़ी बनावट है, तो वहाँ पर उसके जो पेड़ हैं जिस पे कोकून जो है मूंगा सिल्क का कोकून पनपता है, उस पेड़ों को वहाँ लगाया जा रहा है और वहाँ से मूंगा सिल्क का जो है एक कुछ कम स्तर पर उसका कल्टीवेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है। अब उसको व्यापक स्तर पर उसको बढ़ाने का प्रयास चल रहा है कि मध्य प्रदेश में जहाँ पर भी इस तरह का की प्राकृतिक बनावट है और मौसम जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जलवायु के हिसाब से मिलता जुलता है, उसको वहाँ पर कल्टीवेट किया जाए और मूंगा सिल्क का कल्टीवेशन जो है मध्य प्रदेश में भी व्यापक रूप से कराया जाए। तो इस तरह से हम जो है आसाम से बहुत सारी जो वहाँ की कुछ ऐसी प्राकृतिक संसाधन हैं उसका उपयोग कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो मध्य प्रदेश में आएँ और मध्य प्रदेश में आकर भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर जिस तरह से कई बार आसाम में और आसाम के साथ ही नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में, जैसे कि वहाँ पर उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए वहाँ की अपनी कंपनीज हैं, जो वहाँ पर जो पेट्रोल होता है उस पेट्रोल को और जो फ्यूल जो भी होता है उसके लिए फ्यूल पंप लगा के और वो उस तरह से उसको कम दामों में बेचते हैं। तो इस तरह के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि उस तरह के यूनिट्स यहाँ मध्य प्रदेश में भी लगें, आसाम ऑयल यहाँ पर भी बिके, यहाँ के लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले और कहीं ना कहीं उनको जो है उनको भी वो भी प्रमोट हो, उनको को भी एक नया बाज़ार मिले और हमको भी एज अ कंज्यूमर फ़ायदा हो। तो ये सारे प्रयास जो हैं व्यापक स्तर पे किए जा रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। ठीक, सत्य प्रकाश जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता था आपसे। अगर व्यापारिक रिश्ते बढ़ते हैं तो जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं वो हमारे इससे कहीं ना कहीं बेहतर होंगे और जो कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की जो हमारी बेल्ट है, क्या वो और क्लोज आएंगे और एक ज़्यादा बेहतर जो है रिश्ते हमारे पनपेंगे नॉर्थ ईस्ट के साथ? देखिए, प्रश्न आपने बड़ा अच्छा दोबारा किया है। दो चीजें हैं, हम मध्य भारत में या ये कहें सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, या हिंदी लैंड्स की बात है, कुछ और दूसरे राज्यों को भी जोड़ लेते हैं। ये देखा गया है कि साउथ के स्टेट और हिंदी लैंड्स के स्टेट कुछ इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं जिनमें कल्चरल एक्सचेंज बिल्कुल ना के बराबर दिखता। और यही कारण है कि भाषा को लेकर इतनी सारे ऑब्जेक्शंस दोनों स्टेट्सों के बीच में चल रहे हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट ये थोड़ा सा पार्ट देश का अलग है। आपने एक प्रश्न किया था, मैं उसको आगे बढ़ा के फिर आपके प्रश्न उत्तर पर भी आऊंगा कि ज्योतिरादित्य के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के डेवलपमेंट का चार्ज मिलने से मध्य प्रदेश को क्या फायदा होगा। देखिए, मध्य प्रदेश को फायदा होने की तरफ केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उनके पास कोई वहां का फार्मा सेक्टर नहीं है, ना ही उनके पास किसी पर्टिकुलर विभाग का है। हाँ, वो तो वहां का डेवलपमेंट कैसे होगा वो मिनिस्ट्री है। लेकिन हाँ, जब रिश्ते उनसे बेहतर होंगे स्टेट के या वो वहां पर मिले जुले होंगे तो एक फायदा स्टेट को प्लेटफॉर्म देने का वो जरूर कर सकते हैं। इस रूप में उनका योगदान देखा जा सकता है। लेकिन आपने कहा कि वहां कल्चरल एक्सचेंज होगा। देखिए, वहां का जो प्रभाव है 7 स्टेट्स का, उसमें अगर असम के केवल गुवाहाटी सेक्टर को छोड़ दिया जाए, उसका प्रभाव जो पूर्वी देश हैं या नॉर्थ पूर्वी देश हैं वहां अपेक्षाकृत कम है, जबकि रिमेनिंग जो 7 स्टेट्स हैं उन पर बहुत ज्यादा है। हालांकि असम भी इंक्लूडेड है, लेकिन एक चीज जरूर है कि ये सांस्कृतिक एकता की तरफ बड़ा देश के लिए कदम होगा, क्योंकि आज जो वैमनस्यता कुछ लोगों के द्वारा या कुछ देश के बाहर के ग्रुप्स देश में अशांति लाने के लिए
जो प्रयास करते हैं उन प्रयासों को दबाने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि हमारे जो कल्चर है हर प्रांत के एक दूसरे से इतने मिले जुले हों जिससे कि देश के किसी भी पार्ट पर विदेशी कल्चर का प्रभाव ना पड़ सके। तो उसकी तरफ कहीं ना कहीं ये कमी देखी गई कि ये जो 7 स्टेट्स हैं इन राज्यों का मध्य क्षेत्रीय भागों या हिंदी भाषी राज्यों के साथ उतना समन्वय या तालमेल नहीं रहता था। अगर ये तालमेल बढ़ता है, और ये तालमेल तभी हो जब व्यापारिक संबंध होते हैं तो कल्चरल संबंध अपने आप स्थापित हो जाते हैं, और जब ये चीजें स्थापित होती हैं तो देश को, यानी कल्चर एक ऐसी चीज है जो देश को एक धागे में पिरो देते हैं। तो ये ना केवल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा बल्कि ये कहीं ना कहीं देश को एकता के सूत्र में पिरोने की तरफ या संस्कृतियों को जोड़ने की तरफ बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप माना जा सकता है। ठीक, हिमांशु खरे जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जैसा सत्यप्रकाश जी ने भी कहा कि एक चेंज है इस बार। मुख्यमंत्री लगातार कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा आयोजन भोपाल में हो चुका है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम बैठ गए। उसके बाद विदेश दौरे भी हुए, उसके बाद फिर से रीजनल जो हमारे कॉन्क्लेव हो रहे थे वो चालू रहे। ये क्या दर्शाता है? क्या इस बार जो विजन है वो अलग है या और सरकारों से अलग दिखता है इस बार? सवाल तो इतना गंभीर है, इसमें विजन भी है और नीड भी है, जरूरत भी है। आज अगर हम लोग ये नहीं करेंगे, ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो प्रतिस्पर्धा के इस युग में हर प्रदेश जब बिजनेस को लाने के लिए, निवेश को लाने के लिए प्रयास कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, उसमें मध्य प्रदेश पिछड़ता जाएगा। और एक लाइन ऑफ एक्शन एक स्टेट ने पकड़ लिया है, उसको निरंतरता देने के लिए आवश्यक है कि हम स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल का जो एक मार्केटिंग है पूरे देश में या विदेश में करें। अब एक बात और आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे युवा पलायन करते हैं रोजगार के लिए, और भारत में करीब करीब सभी प्रदेशों में यहाँ के युवा हैं। नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन की लिमिटेशंस हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं सारे, तो बहुत ज्यादा वहां पे पोटेंशियल है नहीं। गुवाहाटी के लिए बोला जाता है कि गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट है। गुवाहाटी को अगर हम छोड़ के रखें तो नॉर्थ ईस्ट में एग्रो और फॉरेस्ट्री को लेकर बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, लेकिन बात यह आती है कि वहां पे क्लियरेंसेस की बात होती है, एनओसीज की बात होती है, तो समय लगता है क्योंकि हिली एरिया है, फॉरेस्ट डेंस है, उसमें बहुत कुछ करने के लिए सरकार के पास भी नहीं है। ये पहली बार एक ऐसी विजन क्रिएट की गई है कि हम नॉर्थ ईस्ट के निवेशकों को मध्य प्रदेश में इनवाइट करें, और मध्य प्रदेश से भी बायलैटरली असम को या नॉर्थ ईस्ट को क्या लाभ होगा उसके ऊपर में मंथन इस मुख्यमंत्री जी के इस ट्रिप में अवश्य किया जाएगा। क्योंकि आज इंपॉर्टेंट ये बात देखने में आ रही है कि ग्लोबल सिनारियो में भारत बहुत बड़ा बाजार है, 1.25 अरब की जनसंख्या है। उसी तरह से मध्य प्रदेश की जनसंख्या करीब 8.5 करोड़ की है, जो कि अपने आप में एक अच्छा बाजार है। नॉर्थ ईस्ट के सब प्रदेशों का अगर आप जोड़ लेंगे तो भी इतनी आबादी नहीं होगी जितनी मध्य प्रदेश की है। तो जो भी निवेश यहाँ पे होगा वो स्टेट के लिए भी एक अच्छा होगा। यहाँ के बाजार उपलब्ध है नॉर्थ ईस्ट के निवेशकों के लिए, वहीं से ये मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील हो सकेगा। तो निसंदेह विन विन पोजीशन दोनों नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और हमारे लिए भी है। युवाओं के स्किलिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स स्किलिंग पे ध्यान दें, शिक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में भी सभी संस्थानों में नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स का एक कोटा होता है, तो वो अधिकतर कोटा भरा रहता है। शिक्षा के पलायन के लिए बात हो या रोजगार के लिए हो, युवा बड़ी संख्या में पूरे देश में फैले हुए हैं, तो उनको मध्य प्रदेश में अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऐसा कोई कारण नहीं है यहाँ पे लोग ना आएंगे, और निसंदेह ये बहुत वेलकम स्टेप है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। सचिन जी, एक आखिरी 30 सेकंड में चाहता हूँ। ये कहा जाता है यही समय है, सही समय है। इस बार लगता है कि जिस तरह की ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो स्वदेशी का नारा दिया है कि अपने देश के अंदर हम क्यों ना एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, उस दिशा में भी ये हमारे तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को साथ लेकर आगे चलने की एक मुहिम के रूप में भी इसे देखा जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने पीएम मित्रा पार्क खोला है जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं
वो मास्टर ट्रेनर के रूप में मध्य प्रदेश के लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट के मामले में, हैंडलूम्स के मामले में बहुत अग्रणी हैं। और वहाँ पर ये जो इंडस्ट्रीज है ये काफ़ी फली फूली हुई है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है उसमें कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो एक और कदम मुख्यमंत्री की तरफ से उठाया गया है। उम्मीद है कि इसके हमें बहुत अच्छे फल जो हैं आगामी समय में मिलेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।